हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बेसिकली इसमें देखेंगे कि कॉजेस क्या रहे थे कि आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था एंड एट द एंड इसका रिजल्ट क्या निकला, राइट। तो 1857 का रिवोल्ट कोई ओवरनाइट रिवोल्ट नहीं था। इससे पहले भी काफ़ी ऐसी रिसेंटमेंट देखने को मिली थी जिसमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में गुस्सा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो चुका था, ठीक है। वो चाहते थे कि भैया फाइनल इनके ख़िलाफ़ क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। तो आप देखोगे कि ग्राउंड लेवल पे काफ़ी सारे रिसेंटमेंट चल रहे थे। अब ये रिसेंटमेंट कैसे एक रिवेलियन की फॉर्म में, एक म्यूटनी की फॉर्म में 1857 में सामने आए, उसको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, दैट इज़ in 1757, the British laid the first step towards getting power in northern India, and in 1857 took place the major revolt, which was a product of the characters and policies of colonial rule after 1757. 1757 के बाद आपका बैटल ऑफ बक्सर होगा। देन इनके पास इनको बंगाल की दीवानी मिल जाती है। तो दीवानी मिलने के बाद ये क्या है, काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं और ऐसे टैक्सेस इम्पोज करते हैं जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे और जो ज़मींदार थे उनको काफ़ी लॉसेस हुए, राइट। इकोनॉमिकली लॉसेस तो हो ही रहे थे, लेकिन जो एक आप बोल सकते हो जो एक सेल्फ डिग्निटी वगैरह, ये जो चीज़ें थी, इनका भी लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक पावर क्लास थी, एक एरिस्टोक्लासिस क्लास आते थे, ज़मींदार। अब ये जब आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने ज़मींदारों को भी साइडलाइन करना स्टार्ट किया। तो ज़मींदार वर्ग भी, एक जो क्लास थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई थी, राइट। देन फिर रीजंस देखते हैं कि क्या रीजंस रहे थे जिसकी वजह से ये डिसकंटेंट इतना फैला। तो सबसे पहले कॉजेस में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक कॉज क्या था। अगर हम इकोनॉमिक कॉजेस की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ थी वो बिल्कुल ही ठप पड़ चुकी थी। रीजंस क्या था? एक तो हमें कच्चे माल उपलब्ध नहीं हो रहा था, जो रॉ मटेरियल होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ से सारा रॉ मटेरियल ख़रीद के कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड ले जाते थे। वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज से उनसे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था एंड देन उन गुड्स को यहाँ पे लेके आया जाता था और यहाँ पे हमें बेचा जाता था। अब जो इंडिया के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे और जो ब्रिटिश गुड्स थे, यानी जो गुड्स आपके इंग्लैंड से आ रहे थे, अगर उन दोनों गुड्स की हम बात करें तो जो ब्रिटिश गुड्स थे वो क्या थे? एक तो सस्ते थे, ठीक है, दूसरा ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। अगर आप क्लोथ्स की बात करो तो उस टाइम पे वहाँ पे जो डाइस यूज़ होती थी, जो अलग अलग रंगों की डाई यूज़ हो रही थी, वो क्या थी? कपड़ों को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती थी। और वही जो इंडिया के कपड़े होते थे वो उतने अट्रैक्टिव नहीं होते थे। तो सिंपल सी चीज़ें, भैया आँखों को अट्रैक्टिव चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं, तो वहाँ मतलब जो लोग थे वो उन चीज़ों को ज़्यादा लेना पसंद करते थे। दूसरी चीज़ वो क्योंकि वो सस्ते दाम में उपलब्ध हो जाती थी। तो धीरे धीरे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी? ठप पड़ने लगी। मतलब आप लगा लो कि जो कॉटन, इंडिया का कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था, एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हम बाहर से उसे इम्पोर्ट किया करते थे, राइट। तो इकोनॉमिकली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रखी थी। दूसरा, जब ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने काफ़ी हैवी टैक्सेस लगाना स्टार्ट किया, तो जो एक पीजेंट क्लास आती थी वो उन टैक्सेस को पे करने के लिए मनी लेंडर से पैसे लिया करती थी। ये मनी लेंडर आपके जो ज़मींदार हो गए, या फिर जो 1833 के चार्टर के बाद बाहर से जो कंपनीज आ रही थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी और जो अदर क्लासेस आ रही थी, वो भी एज अ मनी लेंडर की तरह वर्क कर रहे थे। तो उनसे पैसे लिए जा रही थी और वो मनी लेंडर इन्हें फ्री में तो बांटेंगे नहीं पैसे, इतना किसी के पास है नहीं ना कि फ्री में बांटता। फिर क्या करते थे? वो हाई टैक्सेस लगाते थे, सॉरी हाई इंटरेस्ट रेट लगाते थे। तो जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो पैसे प्रोवाइड करेंगे, और पीजेंट्स तो वैसे ही भैया पैसे तो थे ही नहीं इनके पास, कहाँ से वो पे करेंगे? तो एट द एंड क्या होता था कि वो पीजेंट्स को उनकी ज़मीनों से निकाल दिया करते थे। और अब बेचारे पीजेंट जो पहले पैसे, मतलब उनसे पैसे लिए थे उन्होंने, अब उनके पास पे करने के लिए तो है नहीं, तो वो अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठे थे। तो एक तरीके से एक विशियस सर्कल में फंस चुके थे, एक मनी ट्रैप चल रहा था कि ये पैसे ले रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे, तो इनकी ज़मीनें भी चली जा रही है। तो मतलब ब्रिटिशर्स थे तो ऑलरेडी परेशान थे ही, ऊपर से मनी लेंडर्स और आके बैठ गए। तो ये भी एक रीज़न्स था। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज नॉट अकम्पेन्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ बन रही थी उसमें इतना काम नहीं था कि वो सब लोगों को काम दे पाए। जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म होने के बाद, उन लोगों को भी तो काम चाहिए ना, वो जाएंगे कहाँ? तो वो कहाँ शिफ्ट हो गए? अब आपके वो फिर मतलब ये फार्मिंग वगैरह करने लग गए। अब लैंड तो लिमिटेड है ना, वहाँ पे सारे लोग कैसे फार्मिंग कर सकते हैं?
The Indian trade and mercantile class was deliberately crippled by the British who imposed high tariff duties on Indian made goods. हाँ, एक रीज़न आपका ये भी रहा था, देखो यहाँ की जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, जब हम उन्हें बाहर बेचने जाया करते थे तो काफ़ी हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी। यानी आप दूसरे देशों में जब अपनी चीज़ों को बेचने जाओगे तो वहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देते, जिसकी वजह से जो हम 5 रुपए की चीज़ लेके जा रहे हैं वो वहाँ जब बिकती थी वो 10 रुपए में बिकती थी। मतलब हमें तो 5 रुपए ही मिल रहे हैं, लेकिन उनको पे करने के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, राइट। तो वो ख़रीदते ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि वही सेम चीज़ उनको अपनी मार्केट में, वहाँ की जो मतलब जो मार्केट थी वहाँ पे वो 8 रुपए या 7 रुपए में मिल जाती थी, तो वो हमारी चीज़ जो 10 रुपए की बिक रही है उसको क्यों खरीदेंगे, राइट। एट द सेम टाइम द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू इंडिया अट्रैक्टेड लो टैरिफ। और जब वो इंडिया के अंदर आते थे, ब्रिटिश गुड्स जब इंडिया के अंदर आते थे तो टैरिफ क्या था, कम लगते थे। टैरिफ बेसिकली एक ड्यूटी होती है, जब आप किसी भी चीज़ को किसी अदर कंट्री में बेचने जाओगे तो वो एक टैक्स के फॉर्म में लगाते हैं, वो टैरिफ होता है आपका, दस एनकरेजिंग देयर एंट्री इनटू द इंडिया। और जब यहाँ के जो मार्केट्स थी उन्होंने ब्रिटिशर्स से ये डिमांड की, गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि भैया आप उनके ऊपर टैरिफ लगाओ और थोड़ा कोटा भी फिक्स करो। कोटा कोटा होता है कि जैसे क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर आइटम इंपोर्ट कर रहे हो तो आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये एक तरीका होता है कि नेटिव इंडस्ट्रीज़ को एक तरीके से आप बोल सकते प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट, कि वो भी अपनी चीज़ों को बनाएं और वो भी अपनी चीज़ों को बेचें और उनके लिए भी एक मार्केट अच्छा खासा डेवलप हो, उनके उनके भी जो डिमांड है वो बढ़े। तो इस चीज़ के लिए कोटा आप बोल सकते हो कि एज अ प्रोटेक्शन की तरह वर्क करता है। Refusal to impose protective duties against machine-made goods from Britain simply killed Indian manufacture. Zamindars, the traditional landed aristocracy, often saw their and land rights fortified with frequent use of a quo warranto by the administration. अब जो जमींदार थे वही, उनकी भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रखी थी। और जैसे अवध के अंदर जो 21,000 तालुकदार थे, उनकी ज़मीनों को क्या करती है, ब्रिटिश ले लेती है अपने पास, ठीक है। अब एक ना एरिस्टोक्लासिक क्लास आती है, उन लोगों के साथ दिक्कत ये होती है ना कि वो छोटे मोटे काम करने को अच्छा नहीं मानते। तो अब ज़मीन तो है नहीं, क्या करेंगे बेचारे, अब छोटे मोटे काम करना तो शान के खिलाफ हो गया। तो वो लोग भी क्या थे, एक तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो यही है कि 21,000 talukdars had their state confiscated and suddenly found themselves without a source of income, unable to work, ashamed to beg, condemned to penury. This disposed talukdars seized the opportunity presented by the Sepoys' revolt to oppose the British and try to regain what they had lost. तो इस जो सिपाही म्यूटनी थी उनको क्या एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह दिखी कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने गुस्से को बाहर निकालेंगे और ब्रिटिश के खिलाफ क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। द रूल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री increased the pressure on the agriculture and land which could not support all the people, and the lopsided development resulted in pauperization of the country in general. बेसिकली जो आपके अनएम्प्लॉयड लोग हुए थे वो क्या कर रहे थे, अब वो फार्मिंग करने लग गए थे, लेकिन लैंड इतनी नहीं थी कि उन सबको सपोर्ट कर सके, राइट। तो इतना प्रेशर झेलने के लिए लैंड भी उस टाइम पे इतनी फर्टाइल नहीं थी। फर्टाइल नहीं, आप बोलोगे कि इतनी लैंड ही नहीं थी कि सब लोग हर कोई काम छोड़ के फार्मिंग करना ही स्टार्ट कर दें। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ देखते कि हमने इकोनॉमिकली कॉजेज़ देखा कि इंडस्ट्रीज ख़त्म हो चुकी थी, पीजेंट्री वगैरह काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उनके पास